बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हमारा लेक्चर जो है वो ग्रुप 4A एलिमेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम ग्रुप 4A से क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आप इसको फोकस करें। ग्रुप 4A एलिमेंट्स में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड ये शामिल है। जनरली देखने में ये आया है कि कार्बन और सिलिकॉन ये इस ग्रुप के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं। इसमें जर्मेनियम मेटालॉइड है और टिन और लेड ये आपके पास बेटे प्योर मेटल्स हैं, इनका बिहेवियर जो है वो मेटालिक है। सिलिकॉन के केस में जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो आमतौर पर सेमी मेटल टाइप होती हैं, यानी ये सेमी कंडक्टर है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिक्स होती हैं। ठीक है जी। इस ग्रुप में आपके पास बेटे कन्फिग्रेशन अगर देखी जाए तो कार्बन की कन्फिग्रेशन है 2s2 2p2। अगर सिलिकॉन हो तो 2p6 3s2 3p2। इन केस ऑफ जर्मेनियम 1s2 2s2 2p6 3p6 4s2 3d10 4p2। यानी जो वैलेंस शेल है ये आपके पास अंडरलाइन जो ऑर्बिटल्स लिखे हैं ये वैलेंस शेल। इन केस ऑफ टिन फिनोमेना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 अगेन 5s2 4d10 एंड 5p2। और लेड के केस में बेटा आपके पास प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p2। यानी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल, 3s और 3p, 4s और 4p, 5s और 5p और 6s और 6p ऑर्बिटल जो है वो इसके वैलेंस शेल का हिस्सा है। ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर बेटा फोकस करें तो हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट्स के लिए दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो नज़र आती हैं। इन केस ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन बेटे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं नॉर्मली वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जर्मेनियम, टिन और लेड ये आपके पास हमें दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं। इनमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +4 है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन है, लेकिन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये थोड़ा सा अनयूजुअल फिनोमेना है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? इस प्रॉपर्टी का नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से कुछ थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और फिर मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एक तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताऊंगा जिसको आमतौर पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम दिया जाता है। थोड़ा सा बातों को आप साथ साथ फोकस करते रहें तो ये एक ही लेक्चर में हमारा ये सारा प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है जी? इनएबिलिटी ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू participate in bonding is called inert pair effect।
अगर आप देखें तो कार्बन और सिलिकॉन में वैलेंस ऑर्बिटल क्लोजर हैं, करीब करीब हैं। ये बड़ी आसानी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं। लेकिन अगर जर्मेनियम में देखें तो s और p ऑर्बिटल के दरमियान d ऑर्बिटल है। ये d ऑर्बिटल बेटा इस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, और ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होते। ऑल्दो कि ये रिमूव हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए बाकी के मुकाबले में लॉस का जो चांस है वो कम है। लाइक टिन में भी ऐसा ही है। और अगर आप लेड में देखें तो बेटा ये 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं f एंड d ऑर्बिटल के। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस s ऑर्बिटल की प्रोटेक्शन करते हैं। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव अगर ना हो तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी आपके पास, +2। तो ये तो मैंने आपको बड़ा सिंपल बता दिया कि हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल और देखते हैं। हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो है वो थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ठीक है जी। इसमें मज़ीद बातें भी आपके सामने आती चली जाएंगी। मैं फ़िलहाल कन्फिग्रेशन को यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस एरिया के अंदर आपको थोड़ी सी कहानी समझा दूँ, और फिर जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे यहाँ से। अच्छा जी बेटा, सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास इनका बिहेवियर है इनर्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि जिसमें ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये किसी भी तरह से अपने आप को 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मैनेज करते हैं। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो बेटा जर्मेनियम +2 आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे कन्वर्ट होता है इनटू जर्मेनियम +4। ये d ऑर्बिटल इन s इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा जो है वो कवर नहीं दे सकते, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके पास इजीली चेंज हो जाएगा इनटू +4, और जब ये +4 में कन्वर्ट होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू +2। यानी सिर्फ अगर p के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन अगर s के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जर्मेनियम +2 लेस स्टेबल है, जर्मेनियम +4 मोर स्टेबल है। लेस स्टेबल वाली और मोर स्टेबल वाली जो कहानी है, इसमें बेटा अगर आप फोकस करें, +2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जिस दूसरे एटम को दिए जाएंगे वो क्या हो जाएगा आपके पास, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास बेटा रिडक्शन कौन कर रहा है, जर्मेनियम +2 कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑन द अदर हैंड जर्मेनियम +4 के लिए इतना आसान नहीं है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और गेन करने के बाद क्या बना दे आपके पास जर्मेनियम +2। तो आपके पास बेटा अगर जर्मेनियम +2 की तरफ जाना चाहें तो इसे इलेक्ट्रॉन हासिल करने होंगे। इलेक्ट्रॉन किससे हासिल करेगा, दूसरे एलिमेंट से हासिल करेगा, दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी, इटसेल्फ ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है जी। मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये आपके पास एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट हम यहाँ पे दोबारा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर जब दोबारा से डिस्कशन होगी तो फिर मैं स्ट्रेट अवे बात को कंप्लीट करूँगा। जर्मेनियम +2 अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके रिडक्शन करेगा। इट इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, लेस स्टेबल है, जल्दी से दूसरी तरफ कन्वर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन कर रहा है। जर्मेनियम +4 जो है ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ऑक्सीडेशन होगी। इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये +4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। लेकिन देखने में ये आया है कि +4 क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल होने की वजह से इट इज़ अ वीक और पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से +2 से +4 की तरफ जाने को प्रेफर करता है। इसी तरह बेटा अगर 10+2 की बात करें तो 10+2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और 10+4 में कन्वर्ट होते हैं। अगेन जो 10+2 हैं ये लेस स्टेबल हैं और 10+4 मोर स्टेबल हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास लेस स्टेबल होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी तरफ
मोर स्टेबल होने की वजह से ये आपके पास एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी। अगर हम बॉटम लाइन में आए, नीचे आए, अब की बार बेटा आपके पास सिर्फ d ऑर्बिटल नहीं है बल्कि यहाँ पर कवर करने के लिए f ऑर्बिटल भी मौजूद है। तो अब देखें जनाब, आपके पास कहानी बड़ी डिफरेंट हो गई है कि अगर p के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो उसके बाद ये जो 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर लेंगे, एक शील्ड बन जाएगी, एक कवर बन जाएगा, और ये जो कवर है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिमूव नहीं होने देगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि हमारे पास लेड+4 जो है ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड+2 में कन्वर्ट होना चाहे तो ये वाली बात जो है आसान हो जाएगी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके लेड+4 बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने इन दोनों के मुकाबले में ये वाला जो ट्रेंड है ये ऑपोजिट लिखा है, यानी इस केस में जहाँ पे भी लेड+4 कंपाउंड मौजूद होंगे ये लेस स्टेबल होंगे और इनकी कोशिश होगी कि ये दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन हासिल करके किस में तब्दील हो जाएं, ये लेड+2 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, अब बात क्या है जी, लेड+4 अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दूसरे एलिमेंट्स की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये आपके पास बेटा बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी। दूसरी तरफ ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा तो एलिमेंट्स की रिडक्शन नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कुछ यूँ बनता है कि हमारे पास जर्मेनियम+2 लेस स्टेबल है एज़ कंपेयर टू जर्मेनियम+4। इसी तरह tin+2 लेस स्टेबल है एज़ कंपेयर टू tin+4। और इसी तरह अगर देखा जाए तो lead+4 लेस स्टेबल है lead+2 से। आप आखिरी लाइन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑपोजिट क्यों है, ये lead+2 इज़ मोर स्टेबल देन lead+4 क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो आपके पास क्राइटेरिया है, इस सारे क्राइटेरिया का नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शील्ड किया जा रहा है और इनकी शील्डिंग की वजह से आपके पास इनको इजीली रिमूव नहीं होने दिया जाता। पार्टिसिपेशन जो है वो बॉन्डिंग में आपके पास जो है वो मुश्किल हो जाती है। ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि इन आयंस की नेचर क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ द आयन, आपके पास +2 या +4 आयंस जो हैं ये अपनी नेचर में क्या हैं, आयोनिक हैं या कोवलेंट हैं। बेटा नेचर ऑफ आयंस जो हैं इनको देखने के लिए आपके पास एक रूल है जिसको हम नाम देते हैं फजन्स रूल। ठीक है, ये फजन्स रूल जो है ये इनकी नेचर डिसाइड करता है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन more will be the covalent character in it। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कैटाइन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है उसका साइज कहाँ पे ज़्यादा है या कहाँ पे कम है। ठीक है जी। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे बेटे जर्मेनियम+2 और यहाँ मैं लिख दूँ जर्मेनियम+4, अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करें तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली पुल करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इन दैट केस ये जो कैटाइन बनेगा ये लार्ज कैटाइन यानी लार्ज साइज़ का आयन बनेगा। लेकिन अगर +4 है तो +4 का मतलब क्या होगा कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं। 4 प्रोटॉन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही एटम श्रिंक करता चला जाएगा, साइज़ में छोटा होता चला जाएगा। तो बेटा आपके पास ये स्मॉलर साइज़ के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा।
फजल रूल के मुताबिक जो लार्जर साइज के आयन होते हैं अगर ये कंपाउंड बनाएं तो इनके कंपाउंड की नेचर होती है आयोनिक, और जो स्मॉलर साइज के आयन होते हैं अगर ये कंपाउंड बनाएं तो इनकी नेचर होती है कोवेलेंट। तो जितने भी जर्मेनियम +4 कंपाउंड्स होंगे बेटा ये कोवेलेंट नेचर के होंगे, जितने भी जर्मेनियम +2 कंपाउंड होंगे ये आपके पास आयोनिक नेचर के कंपाउंड्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। लाइकवाइज इसी ऑर्डर को अगर हम देख के चलें तो आपके पास बेटा 10+2 अगेन लार्जर साइज है आयोनिक, और 10+4 आपके पास क्या है कोवेलेंट। या आपके पास बेटा लेड +2 अपनी नेचर में क्या होगा आयोनिक, और अगर लेड +4 है तो स्मॉलर साइज होने की वजह से ये क्या बन जाएगा कोवेलेंट। अब इस बात को हम रिलेट करते हैं इस ऑर्डर के साथ, ठीक है जी, तो दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। जर्मेनियम में जो आयोनिक नेचर होती है बेटा ये कम होती है और कोवेलेंट नेचर इसमें ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में टिन में भी आयोनिक नेचर कम और कोवेलेंट नेचर ज़्यादा, लेकिन लेड के केस में बेटा कोवेलेंट नेचर कम होगी और आयोनिक नेचर ज़्यादा होगी। आयोनिक नेचर ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से ये लार्जर साइज़ का या बिगर साइज़ का जो है वो कैटाइन प्रोड्यूस करेगा। तो जो बड़े साइज़ के कैटाइन हैं अकॉर्डिंग टू द रूल वो क्या होते हैं आयोनिक होते हैं, जो छोटे साइज़ के कैटाइन हैं वो कोवेलेंट। फिर हमने दोबारा यहाँ पे ये डिस्कस किया कि जो +2 स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, बाकी के ये 24 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इस s ऑर्बिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, और प्रोटेक्शन की वजह से आपके पास जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ +2 तक ही लिमिट हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम कुछ बॉन्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करें तो इन 3 एलिमेंट्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है, एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बेटा अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ देखें जैसा हमारी बुक में ड्रॉ किया गया है, तो बेटा ये ग्राफ कुछ यूं चलता है, ठीक है। इसमें कार्बन है, देन सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यहाँ पे टिन है और यहाँ पे लेड है। कहते ये हैं कि अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हो तो जर्मेनियम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, टिन भी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और लेड भी इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करेगा, लेकिन उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टिन। ये तो बड़ा नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अगर मैं +4 के लिए ड्रॉ करूं तो बेटा +4 की वैल्यू भी जो है वो यूं चेंज होगी, लेकिन अब की बार जो टिन और लेड का ग्राफ है वो रिमार्केबल चेंज जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। लेड की +4 आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हायर क्यों होती है? ये हायर होती है बिकॉज ऑफ द रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ये रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है जी? ठीक है जी, जब मुश्किल बातें चल रही हैं इनको आपने फोकस करना है। बेटा बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम जर्मेनियम की या टिन की बात करते हैं तो जर्मेनियम या टिन में जो ऑर्बिटल s ऑर्बिटल को शील्ड कर रहा है वो d शेल है। d सब शेल जो है इसकी फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये नॉर्मल फोर्स के साथ इस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा भी हीट करेंगे तो ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाए। लेकिन लेड के केस में एक नया ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गया है, इस ऑर्बिटल का नाम है f सब शेल। बेटा ये f ऑर्बिटल क्या करता है? ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। आप इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, यानी इन एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस में जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन आए हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन है इस अट्रैक्शन का नाम होगा रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होगा
कि लेड का साइज़ नॉर्मल के मुकाबले में ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। जितना ज़्यादा वो स्मॉल होगा, जितनी फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा होगी, इन एस के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो लेड+2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाते हैं, वो आउटर पी ऑर्बिटल से होते हैं। लेकिन लेड+4 के केस में बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल है। यही वजह है कि लेड के जो कंपाउंड्स हैं वो आयोनिक नेचर को ज़्यादा फॉलो करते हैं और कोवलेंट नेचर में जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ये बताती है कि ड्यू टू रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन it is impossible or it is hard to remove the inner s electrons because of the completely filled f subshell। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर हमने ये बात भी क्लियर कर ली कि आपके पास ये d ऑर्बिटल या d और f ऑर्बिटल जो है वो इनर s के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। आखिरी बात, अगर हम बॉन्डिंग को कोवेलेंट बॉन्डिंग के हिसाब से पढ़ना चाहें, बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो बेटा हमने कार्बन के केस में ये सीखा था फर्स्ट ईयर में कि ये 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा हायर वैल्यू पे ये 2p है, 2px, 2py, 2pz, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। इनको हमने नाम दिया था अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग। माइनर सी एनर्जी रिक्वायर होती है जो कि बॉन्डिंग के दौरान ही आपको हासिल होती है, और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है टू द एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल। रिजल्ट क्या होता है, 4 सिंगल और अनपेयर इलेक्ट्रॉन। फिर यही 4 सिंगल या अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपको यहाँ पे हासिल हो जाते हैं। अब यही प्रोमिनेंट कंडीशन जो है अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो बेटा जर्मेनियम के केस में क्या होगा, ये s और ये जो p ऑर्बिटल है, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। कार्बन में ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, करीब हैं, तो इनके केस में क्या होगा, जंप करना, एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना इजी है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान d ऑर्बिटल है तो यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल है, यहाँ पे भी d ऑर्बिटल है, हर्डल। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करते हैं लेड के केस में, तो बेटा इस s ऑर्बिटल जिसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है, इस s ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के दरमियान इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना, एक तो इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है, दूसरा ये p ऑर्बिटल अपने एनर्जी लेवल में थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा हायर है, तो एनर्जी गैप भी ज़्यादा होने की वजह से, न्यूक्लियर पुल भी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास s का इलेक्ट्रॉन p में शिफ्ट नहीं हो सकेगा। जब इलेक्ट्रॉन p में शिफ्ट नहीं होगा तो इस किस्म के अनपेयर इलेक्ट्रॉन की कंडीशन नहीं बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 4 बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि लेड+2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और कोवेलेंट बॉन्ड यानी लेड+4 जो है वो आपके पास हासिल नहीं हो सकेगी। तो ये मैंने बड़ी सिंपल बातों में आपको जो है वो एक्सप्लेन किया है कि जिसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बॉन्डिंग से कैसे रोक सकते हैं या पार्टिकल्स में ये बॉन्ड क्यों नहीं बनता। इस फिनोमेना का नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा ख़त्म हुआ। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन फैमिली में आपके पास एक और ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखने में आ रही है वो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कुछ कंपाउंड्स के लिए जो है वो देखी गई है, ठीक है जी, जिनको आम तौर पर हम नाम दे देते हैं कार्बाइड का। जैसे आपने एक कंपाउंड पढ़ा था बेरिलियम कार्बाइड, बेरिलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय 2, तो कार्बन क्या हो गया -4। -4 की एक कंडीशन एल्यूमिनियम कार्बाइड भी हो सकता है, Al4C3। एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय 4 +12, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय 3 -12। एक ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस की हो सकती है सोडियम कार्बाइड,
सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय 2 +2, और यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय 2 -2। या आप कैल्शियम कार्बाइड की बात भी कर सकते हैं, CaC2, कैल्शियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास बेटा कार्बाइड्स की कहानी है कि जिनमें आप कुछ कार्बाइड्स का जो है वो जिक्र करते हैं, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो है वो अवेलेबल है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड आपको 3 चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन +2 या +4, दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट विद द आयोनाइजेशन एनर्जी +2 एंड +4, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन जो हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको फिर इंशाल्लाह इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।